राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। रायपुर के मदन सिंह चौहान को मिला पद्मश्री सम्मान। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जन केंद्रित मुद्दों के साथ आगे बढ़ने को कहा। देश में अब तक 108 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% पर पहुंची। और मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के सीआरपीएफ कैंप में एक जवान द्वारा फायरिंग की घटना में 4 जवानों की मृत्यु पर दुख जताया। घटना की पुनरावृत्ति रोकने दिए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कार आज प्रदान किए गए। सरकार ने 2020 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने राष्ट्रपति से ये सम्मान प्राप्त किए। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया। आज जिन लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, गायक अदनान सामी, आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, एयर मार्शल डॉक्टर पद्म बंदोपाध्याय और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लोक और सूफी गायक श्री मदन सिंह चौहान को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। सिंह चौहान, कला, लोक गायन। वहीं 2021 के पद्म पुरस्कार कल प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गई है और इसका श्रेय पार्टी के जनसाधारण से जुड़े रहने को जाता है। कल शाम नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे आम लोगों के विश्वास का सेतु बने। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित नहीं है और सेवा, संकल्प तथा समर्पण इसके मूल्य हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा महासचिव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों की बेहतरी के लिए काम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी जन केंद्रित मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं बल्कि पार्टी की जो परंपराएं हैं इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं।
उन्होंने कहा कि बैठक में चुनाव संबंधी राज्यों के लिए कार्यनीति और भाजपा शासित राज्य सरकारों की उपलब्धियों पर विचार किया गया। श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों और राज्य पार्टी अध्यक्षों ने पिछले 5 वर्षों की अपनी उपलब्धियों के बारे में बैठक में विस्तृत रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। पार्टी की पंजाब शाखा के अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बारे में बैठक में रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने श्री आडवाणी की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। इससे पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, सम्माननीय आडवाणी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। लोगों को सशक्त करने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, देश इसके लिए उनका ऋणी रहेगा। विद्वता व बुद्धिमत्ता के लिए भी उनका हर ओर सम्मान किया जाता है। बाद में श्री मोदी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ श्री आडवाणी के निवास गए और उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री आडवाणी का जन्म सिंध प्रांत के कराची शहर में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रीय क्षितिज पर भाजपा के उभार का सबसे बड़ा श्रेय आडवाणी को ही दिया जाता है। उन्होंने 80 के दशक में अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए यात्रा निकाली थी और इसके बाद देश भर में भाजपा का जनाधार बढ़ता ही चला गया। श्री आडवाणी 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 108 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कल कोविड के लगभग 11,451 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.24% है। पिछले 24 घंटों में 13,200 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 116 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके भेजे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके की खुराक मौजूद है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच प्रदेश में कल 9,333 की जांच की गई, जिनमें से 13 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला है। इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के मरईगुड़ा लिंगनपल्ली सीआरपीएफ कैंप में एक जवान द्वारा फायरिंग की घटना में 4 जवानों की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। श्री बघेल ने घटना में मृतक जवानों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि कल रात हुई इस घटना में 4 जवान मारे गए और 3 घायल हो गए। जवान जिन्होंने घटना का अंजाम दिया उनकी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के पश्चात और स्पष्ट हो सकता है तो चारों मृतक का भी पोस्टमार्टम वगैरह फॉर्मेलिटी की जाएगी। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने मीडिया को घटना के बारे में जानकारी दी। आज रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच अपने को सूचना प्राप्त हुई थी कि सीआरपीएफ के मरेगुड़ा थाना अंतर्गत लिंगनपल्ली कैंप में एक जवान के द्वारा अपने साथी जवानों पे फायरिंग की गई है। इसमें फिर तस्दीक की गई तो पता चला कि इसमें 7 जवानों को गोली लगी थी। इसमें 2 जवान मौके पे ही ख़त्म हो गए थे। उसके बाद शिफ्टिंग के दौरान, इलाज के दौरान 2 जवान और ख़त्म हो गए। कुल 4 जवान हमारे इसमें ख़त्म हो गए हैं और बाकी 3 जवानों को हम लोग रायपुर शिफ्ट किए हैं बेहतर इलाज के लिए। सीआरपीएफ और जिला पुलिस मिलकर अभी रायपुर में उनका इलाज चलेगा, अग्रिम इलाज जो है, और वो लोग का कंडीशन स्टेबल है। सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अपने एक शिविर में एक जवान के अपने साथियों पर गोलियां चलाने की घटना के मामले की जांच का आदेश दिया है।
दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाने वाला पर्व मातर प्रदेश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। दुर्ग जिले के ग्राम पाउवारा और चिंगरी में भी मातर महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान अखाड़ा समिति द्वारा करतबों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही गांव में गेड़ी नृत्य और राउत नाचा का भी प्रदर्शन किया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि दीपावली के दौरान प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहार के साथ ही यहां का रहन सहन और खान पान छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ ही भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा है और सभी त्योहार मिलजुल कर मनाना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है छत्तीसगढ़ की भी। दिवाली का त्यौहार हर्षोल्लास के वातावरण में मनाते हैं। पहले दिन लक्ष्मी पूजा, दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और तीसरे दिन भाई दूज मातर का। आज हमारे गांव में भाई दूज का कार्यक्रम है मातर का, उसमें सम्मिलित होने के लिए आया हूं। संपूर्ण प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। दीपोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के वातावरण में, आपस में सद्भाव और भाईचारे के वातावरण में मनाते रहें। ये हमारी संस्कृति है, इसको बना कर रखें, यही निवेदन सबसे करता हूँ। राउत नाचा मंडली द्वारा गांव भर में घूम घूम कर राउत नाचा का प्रदर्शन किया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। छठ महापर्व आज से शुरू हो गया है। इस दौरान श्रद्धालु सूर्य की विशेष पूजा करते हैं। ये त्योहार धरती पर जीवन के स्रोत सूर्य देवता की उपासना के रूप में पवित्रता और समर्पण के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार श्रद्धालु आज नहाय खाए कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने आज सुबह गंगा स्नान किया और प्रसाद के लिए जल अपने साथ लेकर घर पहुंचे। आज दिन भर में वे सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करेंगे, जिसे कद्दू भात के नाम से जाना जाता है। खरना कल होगा। इस दिन श्रद्धालु पूरे दिन उपवास रखेंगे और शाम को सूर्य की आराधना के साथ व्रत खोलेंगे। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं महिला स्वतंत्रता सेनानी पद्म भूषण रामेश्वरी नेहरू के बारे में। नवंबर 1966 एक असाधारण महिला स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वरी नेहरू की पुण्यतिथि है। माताजी कहकर पुकारे जाने वाली रामेश्वरी ने महिलाओं को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में महिला आंदोलन के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। रामेश्वरी नेहरू का विवाह मोतीलाल नेहरू के भतीजे ब्रजलाल नेहरू से हुआ था। रामेश्वरी नेहरू ने अपनी इस भूमिका की शुरुआत प्रयागराज के आनंद भवन से की थी। ये भवन महिलाओं के मुद्दों के लिए संघर्ष और मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि था। रामेश्वरी नेहरू ने हिंदी में पहली महिला पत्रिका स्त्री दर्पण की शुरुआत 1909 में इलाहाबाद से की थी। स्त्री दर्पण के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। रामेश्वरी नेहरू महिला भारत संघ और ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की सक्रिय सदस्य थीं। उन्होंने वैश्यालयों से छुड़ाई गई महिलाओं को आश्रय देने के लिए नारी निकेतन शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार ने जब 1928 में शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़कियों की सहमति की आयु तय करने के बारे में एज ऑफ कंसेंट समिति बनाई, तो रामेश्वरी इसमें एकमात्र भारतीय महिला सदस्य थीं। इस समिति की रिपोर्ट ने ही बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की नींव रखी। महिलाओं के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिमायत करने वाली रामेश्वरी ने कहा था, उस देश के लोग स्वराज हासिल नहीं कर सकते जिनकी आधी आबादी पक्षाघात की स्थिति के समान निष्क्रिय कर दी गई हो। स्वराज की लड़ाई पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से लड़नी होगी और जीतनी होगी। आजादी के बाद रामेश्वरी ने उन लोगों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो विभाजन के आघात के कारण पलायन कर गए थे। 1955 में भारत सरकार ने रामेश्वरी नेहरू को विशेष रूप से विधवाओं, अनाथों, बच्चों और बुजुर्गों के पुनर्वास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें 1961 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।